हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चा लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? भाई उम्मीद कर रहे हैं अब तो सर भयंकर वाली भाग रही है। सुनो, डर वर लग रहा है, डर का काम है लगना, उसको लगने दो। लेकिन तुम अपनी मेहनत को है ना एकदम एकदम सही लेवल पे जैसे चल रहे हो ना, चलने दो। कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, है ना। और इसी के लिए एक क्विक रिवीजन के लिए आज मैं आप लोग के साथ बेटा वापस से आ गया हूं। टुडे वी आर हेयर विथ चैप्टर नंबर 11। बेटा याद होगा ये 8 से 10 मार्क्स का इजी कैटेगरी का हमारा चैप्टर है। और ये चैप्टर है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। याद है बेटा, ये शायद हमने जब पढ़ा था तो सेकंड चैप्टर इसी को पढ़ लिया था, है ना। इससे कितनी सारी चीजें क्लियर हुई। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप है ना इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करो और एक एक पार्ट को कंट्रोल में लेते जाओ और फिर आगे बढ़ो। क्या पार्ट्स हैं इस चैप्टर के? पार्ट 1, 2, 3। सर प्रायोरिटी वाइज नहीं बेटा, सारे पार्ट्स की इक्वल प्रायोरिटी है, हर एक पे सवाल आते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा सवाल देखे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो है टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, आपको जो पार्ट्स पक्के करने ही हैं सबसे पहले, ये आपका जो स्टार्टिंग से जहां पे हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, हम इंडिपेंडेंस के इंटेलेक्ट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, हम थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, रूल बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, ये वाली बातें करेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म स्टार्टिंग से लेके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये वाले जो टॉपिक है इसको पार्ट 1 में एक साथ, आप वैसे रिवाइज तो मेरे साथ पूरा ही कर रहे हो, लेकिन इनको चाहे पॉज करके एक बार में रगड़ देना कि भाई ये हमको पूरा आता है। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी यहां पे है। सेकेंड पार्ट बेटा हमारा ऐसे 210 वाला है, वो अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फिर हमने देखा उसमें लिमिटेशन ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले लगाई, बाद में लगाई, बोल रहे हैं ऑडिट मत करो सर, आप रिव्यू कर लो, रिलेटेड सर्विसेज कर लो। ये ऐसे 210, साथ में इसके रिकरिंग ऑडिट टॉपिक आएगा। और आखिरी वाला जो टॉपिक है बेटा वो रखना ऑडिट क्वालिटी। इस बार गट फीलिंग की बातें लग रही है कि ऑडिट क्वालिटी में से आप अच्छे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी फोकस, अगर प्रायोरिटी करनी भी है इसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखना ही, इसको सेकंड प्रायोरिटी, ये आप लास्ट में कर लेना। डन है, पक्की बात है, अपन सीक्वेंस में चलने वाले हैं। तो आइए बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के गेम को, विच इज चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। स्टार्टिंग है कि सर मीनिंग ऑफ एथिक्स क्या होता है, कि सर एक एथिक्स जो है ना स्टेट ऑफ माइंड है। एथिक्स जो है बच्चे वो क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। तो द टर्म एथिक्स मींस ये मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करने के साथ साथ ये कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, इसको भी गवर्न करते हैं। तो एथिक्स हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हो गए जो प्रिंसिपल के पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। ये आते कहां से सर? बेटा 5 चीजें हैं बेटा, 5 कि ये आते कहां से? इट कम्स इंट्रिंसिकली, आपके अंदर से आते हैं। ठीक है, इट कम्स, ये अच्छा ये यहां पे लिख दिया मैंने कि इट कम्स इंट्रिंसिकली, ये आपके हैबिट में, टेम्परामेंट में इनकलकेट हो जाते हैं। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये बात तो हम लोगों ने पहले ही देख ली थी कि एथिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपके साइंस ऑफ मॉरल्स भी है, रूल्स ऑफ कंडक्ट भी है। इट हैज टू बी इनकलकेटेड इन हैबिट एंड टेम्परामेंट सो दैट देयर इज एन ओवरऑल कल्चर ऑफ एथिक्स। द फोर्स हैज टू बी स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड एनी सेल्फिश मोटिव एंड टेम्पटेशन। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, और ये साइंस ऑफ मॉरल्स भी है और रूल्स ऑफ कंडक्ट भी है। तो ये 5 चीजें हमारी एथिक्स के बारे में हो गई, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं। आज तक एग्जाम में सर इस पे नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं बन सकता बेटा? डेफिनेशन आ गई, ठीक है, कि जो गवर्न करती है पर्सन के बिहेवियर को, ये ऐसे मॉरल्स हैं जो गवर्न करते हैं पर्सन के बिहेवियर को और कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। और आपसे 1 नंबर या 1 नंबर के, अब हमें पता है 1 नंबर की भी चीजें ऐसे है, पूछ रहा है 1 नंबर के लिए बोल दिया, 4 नंबर के लिए बोल दिया कि बताओ एथिक्स के बारे में एक्स्ट्रा। तो इट कम्स इंट्रिंसिकली इनकलकेटेड इन हैबिट एंड टेम्परामेंट ऑफ अ पर्सन, स्टेट ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ मॉरल्स है, रूल्स ऑफ कंडक्ट है। बोल लिया तो चलो
नीड क्या है बेटा, ये टॉपिक एग्जाम के लिए अगर आप छोड़ना चाहो बिल्कुल छोड़ सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। नीड क्या है प्रोफेशनल एथिक्स की, भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे सर्विस में हो चाहे प्रैक्टिस में हो, ठीक है, उन सबको इनको कंपलसरी फॉलो करना है, क्योंकि आईसीएआई ने क्या किया, इन एथिक्स को जो कोड में लिख दिया, हमारे सीए एक्ट 1949 के शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है, उन तीनों में लिखना चालू कर दिया, तो कोडिफाई कर दिया, मतलब एक तरीके से रेगुलेशन बना दिया। तो क्यों जरूरत है, ताकि जो सर आपकी सर्विसेज के यूजर हैं, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़े। तो सर्विस यूजर ऑफ द प्रोफेशनल शुड बी एबल टू फील सिक्योर कि भैया कोई तो है सुनवाई का, एक फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है जो गवर्न करता है हमारे इन सर्विसेज को। आईसीआई ने बोल दिया, रिक्वायर कर दिया आईसीआई ने, रिक्वायर इट्स मेंबर, मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया कि भाई साहब आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स से। और अभी हमने देखा 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स अभी आएगा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कोडिफाई कर दिया एज एथिकल कंप्लायंस हैज ऑलवेज बीन अ फिलॉसफी ऑफ द प्रोफेशन। अगर एग्जाम के लिए ये वाली चीज याद कर लेना, एमसीक्यू बन सकता है बेटा इसमें कि सर नहीं कर रहा मैं एथिक्स को फॉलो, क्या कर लेगा ऐसे आए, बेटा ऐसे फटके देगा ना ऐसे आए, क्या क्या फटके देगा, अगर आपने डिविएशन कर लिया, ठीक है, तो आप पे लगाएगा ऐसे डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। और क्या क्या होगा सर इस डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में, सर इसमें हमारे पे लग सकता है फाइन, सस्पेंड कर सकते हैं हमको मेंबरशिप से, या परमानेंटली रिमूव भी किया जा सकता है मेंबरशिप से, या कोई अदर डिसिप्लिनरी एक्शन जो उनको ठीक लगे वो ये भी कर सकते हैं। तो इसको एमसीक्यू के लिए भी कर लेना। उम्मीद तो नहीं है कि इस पे 4 नंबर ऐसे ऐसे फ्री में थोड़ी बांट रहा है नंबर, ठीक है, दे दे, लेकिन फिर भी इसको देख लेना। और ये बिल्कुल भी मत देखना भाई, अभी जितना सुना उतना बहुत है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आ गई है, आ तो गई है, अब मई 26 में बेटा सवाल भी आ गया था, तो इमीडिएटली आने के सवाल तो मुश्किल है, लेकिन देखो ऐसे आए बच्चे, कोई भरोसा नहीं है, कर लो ना अच्छे से। टॉपिक क्या है कि सर जो आईसीआई ने प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स दिए हैं वो कोडिफाई कर दिया, तो क्या ये हमें पक्का पक्का फॉलो करना पड़ेगा, जैसे एक रूल को फॉलो करना पड़ता है, या हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं? आईसीआई ने क्या कह दिया, सुन भाई सीए, चाहे तू प्रैक्टिस में हो चाहे सर्विस में हो, जो रूल मैंने बना दिए, जो मैंने कोड में लिख दिया, जो मैंने कानून में लिख दिया, वो रूल बेस्ड अप्रोच है, वो तेरे को पक्का पक्का फॉलो करना पड़ेगा। और जहां मैंने रूल्स नहीं बनाए, ऐसा नहीं है कि तू अपनी मन मर्जी कर लेगा, वहां पे भी प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, अच्छाई की तरफ जाओ, लाइट कहां है वहां जाओ, ठीक है, अच्छे काम करो स्वर्ग मिलेगा टाइप वाली चीज है, वो करना पड़ेगा। बुरे काम किए ऐसे है, चाहे कोड में नहीं लिखा फिर भी बैंड बजा सकता है अगर तुमने कोई भी ऐसा काम किया जो सीए प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा है। तो 2 अप्रोचेस होती है बेटा, एक तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है जो मेरे इस तरफ है, एक है रूल बेस्ड अप्रोच जो मेरे इस तरफ है। पहले रूल बेस्ड को देख लेते हैं कि सर हमें ऐसे कहता है कि भाई ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने स्टैब्लिश कर दिए रूल। इसमें आउटलुक काफी नैरो हो जाता है, और स्पिरिट ऑफ एथिक्स जो हम प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में अच्छाई बुराई वाली बातें करते हैं, स्पिरिट ऑफ एथिक्स की बात ही नहीं है, जो लिख दिया वो करना है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। स्पिरिट ऑफ एथिक्स बाय बाय, रिजिड होते हैं रूल्स, क्योंकि जो उसमें लिखा वही करना पड़ता है, और हर सिचुएशन में ये रूल लग जाए, हर प्रैक्टिकल सिचुएशन को ये केटर कर लें, ये संभव नहीं है। तो बेटा 5 चीजें आपके रूल बेस्ड अप्रोच है, मेरे चार्ट्स भी अगर आपके पास है आप उनसे कर लो, पॉइंट वाइज आपको वहां पे दे रखा है। लेकिन अभी तो वन शॉट है ना बच्चा, एक बार क्विक रिवीजन, मुझे वैसे यकीन है कि तुम्हें इतना सुनते ही चीजें याद सारी आ रही हैं, है ना, तो एक क्विक रिवीजन के लिए है। वहीं पे अगर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की बात करें तो यहां पे स्पिरिट ऑफ एथिक्स मेन चीज है, आपको इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारे अकाउंटेंट्स है, कौन से अकाउंटेंट हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको एक्सरसाइज करना है प्रोफेशनल जजमेंट हर सिचुएशन में बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, समझ में आया? पक्का? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का मेन स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करना। यहां पे 5 पॉइंट, तो इन 5 पॉइंट पे अलग से सवाल जरूर जरूर बन सकता है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो बार बार कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, कुछ भी नाम बोल लो, 5 हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है बेटा? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। समय हो गया है कि इन पे सवाल इंडिविजुअली या
कैसे भी नहीं आया, समय हो गया है। मतलब आने की फुल उम्मीद है। अभी भी जितना पढ़ोगे उससे हो जाएगा बच्चे, उससे हो जाएगा। इस बीच में आप लोग के कुछ कमेंट्स देख रहा था। एक तो बच्चे आप लोग बोल रहे थे कि सर आपने जो क्लास में नोट्स करवाए उससे करवा दो। देख बच्चे देख, हम चाहते हैं कि आपका रिवीजन एकदम तगड़े तरीके से हो, और हम ये भी चाहते हैं कि आपको चीजें लिखी हो, याद रखी हो। मेरे अगर क्लास के नोट्स वाली वो चाहिए, वो वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम उसको सर्च करो, तुमको मिल जाएगा। कुछ नया अप्रोच, या नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए भी कुछ अलग तरीके से तो बनता है ना। तुम्हारे पास वो वन शॉट्स अपलोडेड है, मेरे ही वन शॉट अपलोडेड है, उनको आप चेक कर सकते हो। नहीं तो इसमें भी फुल कंटेंट विद आईसीआई लैंग्वेज आपको दी गई है, आप इनको यूज करो ना यार। रिवाइज कर रहे हो, अगर तुम ये गलती कर रहे हो कि पहली बार पढ़ रहा हूं, ओ ओ ओ ओ प्लीज बेटा गो, जा अच्छे से पढ़ के। हाँ, वन शॉट्स आर ओनली फॉर रिविजन। नहीं तो अगर हम 10-15 घंटे में पूरा सिलेबस करवा देते संभव है क्या यार। आ जाओ वापस से, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई, मतलब ऑप्शन नहीं दिया, विद ईच ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। आइए एक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, और जितनी बातें यहां पे लिखी है उतनी बहुत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ वन शॉट से चैप्टर 11 आपके ऐसे कंट्रोल में आए कि कुछ भी ना छूटे। तो जी हां, एक डिटेल्ड वन शॉट है ये चैप्टर 11 पे, क्योंकि मैं चाहूंगा 8 से 10 नंबर या ज्यादा नंबर जितने भी इसमें आते हैं पूरा पूरा हमारे बच्चे को आ जाए। तो पहला हमारा आया था भाई इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या है? इंटेग्रिटी में जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसको कंप्लाई करना है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी, जिसमें अकाउंटेंट को क्या क्या होना है बेटा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, ऑनेस्ट होना है इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप। इंटेग्रिटी में फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस, ये 4 चीजें तो है ही है। एक पांचवी चीज जिसपे आईसीएस सवाल भी पूछ लेता है कि शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विथ रिपोर्ट्स जहां पे अकाउंटेंट बिलीव्स की इंफॉर्मेशन मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से नोइंगली आपको एसोसिएट नहीं होना। कंटेन स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे एसोसिएट नहीं आना। कोई भी ओमिट कर रहा है या रोक रहा है, ऑब्सक्योर कर रहा है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, इन चीजों से नोइंगली एसोसिएट नहीं होना। ये जो पिंकी है ना, ये पिंकी, इस पिंकी को 2 बार बोल लो, याद और ज्यादा मत करना, लेकिन 2 बार बोल लो। पता नहीं क्यों ऐसा मन में गुड़गुड़ गुड़गुड़, मन में गुड़गुड़ नहीं, सिर्फ पेट में गुड़गुड़ नहीं नहीं, मन में ऐसा आ रहा है कि ये होगा। इंटेग्रिटी में इतना ही। दूसरा हमारा आया बेटा, दूसरा हमारा आया ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये सबसे सिंपल लगता है हम लोगों को, क्योंकि रिक्वायर अकाउंटेंट नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ बायसनेस की वजह से नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपके प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से आपके प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए। आप कोई भी ऐसा काम नहीं लोगे, शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इफ कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस या रिश्ते जो अनड्यूली इंफ्लुएंस करेंगे अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल बिहेवियर। जैसे मैं कभी भी, चांदनी जिस कंपनी की सीईओ है, मैं उस कंपनी की कभी भी ऑडिट नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे, बचपन का प्यार और रिलेशनशिप दैट अनड्यूली इन्फ्लुएंसेस मेरे प्रोफेशनल जजमेंट को। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव रह ही नहीं पाऊंगा ना बेटा। तीसरा जो है वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जो भी काम करो उसमें स्किल्स अटेन करने की कोशिश करो, मेंटेन करने की, नॉलेज को। तो अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स एट अ लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट जो क्लाइंट है उनको प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे पा रहे हो बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन। ध्यान देना इसमें। और जो आखिरी आएगा, बच्चा कंफ्यूज होता है, सिमिलर सा है। वहां पे आखिरी वाला प्रोफेशनल बिहेवियर में बोला है कंप्लाई करना है लॉ रेगुलेशन को, यहां पे बोला है कि भैया आपको रेलेवेंट लेजिस्लेशन। सर दोनों आंसर हो सकते हैं, अगर कहीं लॉ और रेगुलेशन तोड़ा है तो सुनना थोड़ा सा रिजिड है, लेकिन अगर लेजिस्लेशन वर्ड है ना बेटा ये वाला लिख के आना, अगर लॉ रेगुलेशन वर्ड है वो वाला लिख के आना। आई नो ये गलत बात है ना सर, लेकिन अब क्या करें, आई से आई है, हम नहीं भिड़ सकते ना उससे।
ये इसीलिए मैं लिख के लाया हूं कि रेलेवेंट लेजिस्लेशन वाला पॉइंट इसमें है, लेकिन लॉ रेगुलेशन वाला प्रोफेशनल बिहेवियर में होगा। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी काम करो वो डिलीजेंटली काम करो। और डिलीजेंस में आपका क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, थरली एंड टाइमली बेसिस पे आप जो भी काम कर रहे हो, ये काम आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के अंदर करना है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिस पे इंडिविजुअल्स क्वेश्चन आ सकता है कि सर वैसे तो आपको रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपके पास क्यों आई? सर आपको क्लाइंट ने हायर किया, तो आपके पास क्लाइंट ने आपको ये कॉन्फिडेंशियल बातें बताई, आपको रिस्पेक्ट करनी है उसकी, ये विश्वसनीयता, इस कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको रिस्पेक्ट करना है। सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू अ थर्ड पार्टी। सर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या जब हम इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ऐसी, कि कब हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। और इस पे अलग से सवाल बन सकता है कि आप कब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ है आप अलग से बता सकते हो। व्हेन इट इज परमिटेड बाय लॉ है बेटा, आप अलग से बता सकते हो। व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय योर एम्प्लॉयर, ऑथराइज्ड किसने किया? ऑथराइज्ड में, ठीक है, क्लाइंट या ऑथराइज आपके एम्प्लॉयर ने ऑथराइज किया, या ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप ये इंफॉर्मेशन दो, या राइट टू डिस्क्लोज जब आपको लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया, आपका अधिकार है इसको बताना, आप बिल्कुल तोड़ सकते हो। बेटा कोई 5 याद कर लेना, मैं तो हमेशा क्या क्या बोलता हूं, जब रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ, जब ऑथराइज बाय क्लाइंट, ऑथराइज बाय एम्प्लॉयर, और प्रोफेशनल ड्यूटी, ये 5 ही याद कर लेना। ये एक्सेप्शंस हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के। और आखिरी, आखिरी है बेटा हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर, अरे ऊपर चला गया, आखिरी है बेटा हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर याद किया क्या? यहां पे आपको कंप्लाई किससे करना है? लॉ रेगुलेशन। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर में कंप्लाई किससे करना है? रेलेवेंट लेजिस्लेशन। ये को अवॉइड करो कोई भी कंडक्ट, ठीक है, जो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। अगर करे ऐसी चीजों से दूर रहो, ऐसी चीजों को हटाओ। प्रोफेशनल अकाउंटेंट नॉट नोइंगली इंगेज, देख बेटा ये शैल नॉट नोइंगली वाला पॉइंट एक बार पहले भी आया, शैल नॉट, यहां पे एसोसिएट नहीं होना। सर ये गलत बात है, ये गलत बात है, अब है तो है यार, क्या करे। शैल नॉट नोइंगली इंगेज इन 3 थिंग्स, इंप्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी, जो ऐसी की तैसी कर देगा, इंपेयर कर देगा या माइट इंपेयर 3 चीजें, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रेप्यूटेशन of the profession, and a result would be incompatible with the fundamental principle। जितना मैंने यहां पे दिया बिल्कुल उतना मोर देन सफिशिएंट, इतना ही है, इतना ही करो। जो चीजें ध्यान देने लायक है उतना सा ध्यान दे भी लो। चलो फिर आया बात बेटा इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस का मतलब तुम लोग को पता ही है ना, इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन तुम लोग को पता है ना, ठीक है। इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन, अरे नहीं लाया क्या? कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंस, ठीक है बेटा, आजकल ऐसा है क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के सवाल वैसे पूछ रहा है 5 नंबर में, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है इंडिपेंडेंस की? जब, ठीक है, डेफिनेशन व्हेन जजमेंट ऑफ अ पर्सन, जब मैं पर्सन की बात कर रहा हूं बेटा, ये पर्सन कौन है? जब मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूं, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन है सर हमारा ऑडिटर, ठीक है, या प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जो भी आप बोलो। व्हेन जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट, ठीक है, व्हेन जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट, और ये जजमेंट, ठीक है, ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन of another person,
ये अनादर पर्सन बेटा कौन हुआ? ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, TCWG हो गई, अभी क्लाइंट ही बोल देते हैं, ठीक है। When judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person, ठीक है, who have engaged him, engage किसको किया? ऑडिटर को, और to own self, खुद के स्वार्थ के लिए भी काम नहीं हो। ये हमारी डेफिनेशन हो गई इंडिपेंडेंस की। लेकिन डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि सर इसके दो इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव है। बहुत ही ज्यादा समय बीत गया, इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव में सवाल नहीं आया। देखो यार, जब अपन बोल रहे हैं 8 से 10 नंबर आएंगे, एक सवाल तो तुम ये फर्स्ट पार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, दूसरा सवाल पार्ट 2 पार्ट 3 किसी में से भी हो सकता है, एक तो इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ऑल द प्रोफेशन, बट आर मोर सो इन द केस ऑफ अकाउंटेंसी। बकवास। इंडिपेंडेंस एक कंडीशन ऑफ माइंड है, पहला इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर, यानी इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, and should not be confused with superficial and visible standards of independence, which are sometimes imposed by law. These legal standards may be relaxed or strengthened, but the quality of independence remains unaltered. ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये कंडीशन ऑफ माइंड और पर्सनल कैरेक्टर है, इंडिपेंडेंट होना है। तो जितना लॉ है बेटा, उससे ज्यादा डीप में हमारे ये इंडिपेंडेंस के कैरेक्टर्स है। लॉ तो इतने से ही है, असली में इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा भारी है। Assume significance in the context of providing confidence to the user would cease to perform any useful function if the person, जो intended user है, who rely upon the accounts do not have any faith in the independence and integrity। तो user, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो इसीलिए यूजर को, तुम्हारे काम को वो यूज करते हैं, अलग अलग इंटेंशन से यूज करते हैं। नाउ दो इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव इंडिपेंडेंस के हमारे क्या क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या होता है सर? ये आपकी दिमागी स्थिति है। दिमागी स्थिति मतलब सिचुएशन, क्या चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड है, जो अलाउ करेगा, आपको परमिट करेगा हमारा काम करने से। कौन सा काम? प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, जो कॉम्प्रोमाइज करेगी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट, ताकि आप अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विथ आई इज इंटेग्रिटी, O is objectivity, and PS is professional skepticism. It is a state of mind that allows an individual, you individual, to act with integrity, objectivity and professional skepticism. किसी के influence में आए बिना आप अपने provision करोगे opinion का। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस की भाई ऐसी चीजों से दूर रहो जिससे कोई भी रीजनेबली इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी ये कंक्लूड करे कि तू इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे गलत बातों से, ऐसे गलत व्यवहार से, ऐसे गलत आचरणों से दूर रहो बेटा। अवॉइड करो ऐसे फैक्ट्स और ऐसे सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट कि कोई भी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी रीजनेबली कंक्लूड करेगा कि फर्म तेरी या तेरे मेंबर की जो है, या टीम की इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ऐसे फैक्ट्स, ऐसे सर्कमस्टेंसेस से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। तो सर हमारी इंडिपेंडेंस को खतरे क्या क्या हो सकते हैं, किधर किधर हमारी इंडिपेंडेंस टूट सकती है बेटा? तो थ्रेट्स टू इंटिमिडेशन, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, 5 तरीके के थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, कहां गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट? ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। ये 5 तरीके के बेटा थ्रेट्स है इंडिपेंडेंस के लिए। 5 तरीके के बेटा थ्रेट्स है हमारे इंडिपेंडेंस को। अब मेनी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस मे बी रेलेवेंट एंड अकॉर्डिंगली इट इज इंपॉसिबल टू डिफाइन ईच एंड एवरी सिचुएशन दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये सब इग्नोर। 5 थ्रेट है, पांचों थ्रेट के बारे में आपको जानकारी
लेनी है। पांचों थ्रेट में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा। आई सेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, जितना यहां पे पढ़ा रहा हूं। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर आप सिर्फ यहीं से कर सकते हो बेटा, इतना डिटेल में मैं ये वन शॉट लेके आ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मेरे को एक नंबर भी नहीं छुड़वाना है यहां पे, और ये तुमको आता भी है चैप्टर। तो आइए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है? इट अकर व्हेन ऑडिटिंग फर्म या उसके पार्टनर या उसका एसोसिएट बेनिफिट कर रहा है फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। बेटा ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इन पे डायरेक्ट सवाल कि गिव एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ऐसा भी आ सकता है, या केस स्टडी में एग्जांपल दे दिया और आपसे बोला बताओ आइडेंटिफाई करो कौन सा थ्रेट है। तो आपको सारे 6 दिए हुए हैं, शायद 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इनडायरेक्ट मटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन या गारंटी टू द क्लाइंट या लोन एंड गारंटी फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट फी की अगर वो चला गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, अनड्यू डिपेंडेंस। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट की मुझे लगता है इस क्लाइंट को मुझे दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मेरी नौकरी लग सकती है इस क्लाइंट के पास। आपको एम्प्लॉयमेंट लग रहा है तो आप दुखी नहीं करोगे, आपका खुद का इंटरेस्ट है इसमें। और कंटिंजेंट फीस, क्लाइंट ने आपको बोला कि सर कितनी फीस लोगे, आपने बोला कि सर मैं ऑडिट की 1 लाख फी लूंगा। क्लाइंट बोल रहा है मैं 1 लाख नहीं 5 लाख रुपए आपको दूंगा अगर आपने मेरे को अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी, तब मैं 5 लाख रुपए दूंगा, अभी 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब तेरे 5 लाख किस पे डिपेंड है, अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। तूने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दी, तेरी फीस कंटिंजेंट हो गई है बच्चे, ठीक है। वो हुआ तो मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। तो ये भी तेरा इंटरेस्ट छुप गया ना इसमें। तो ये हुए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और उसके एग्जाम्पल। सुपर पूरा ये, इससे ज्यादा कुछ ना तो है ना करना है। दूसरा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू क्या होता है? आप सर 31 मार्च, जैसे सेल्फ रिव्यू थ्रेट को अपन समझते हैं बेटा, अगर अपन एक टाइमलाइन देखें सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स के लिए, कि सर हुआ क्या कि 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक आप जो थे ना बेटा, ठीक है, आप जो थे, आप अकाउंटेंट थे ऑफ कंपनी। अब यहां 31 मार्च तक आप अकाउंटेंट थे। आपका क्या हुआ, रिजल्ट आया और आप बन गए सीए। सीए बनते ही आपने, क्लाइंट आपसे इतना खुश है कि अरे वाह अरे वाह, एक काम कर भाई, अब तो तू सीए बन गया है, अब तो तू सीए बन गया है भाई, एक काम क्यों नहीं करता, मेरी फर्म की ऑडिट तू ही कर ले। अब बेटा तू है ना 31 मार्च 25 के बाद तू बन गया ऑडिटर, ठीक है। और 31 मार्च 26 का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, यहां पे तू ऑडिट कर रहा है, लेकिन बेटा तू ऑडिट तो उसी चीज की कर रहा है ना, पिछले साल की ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल की होती है। तो तू ऑडिट उस साल की कर रहा है जिस साल तू अकाउंटेंट था, तूने खुद ने काम किया अकाउंटिंग का। अब क्योंकि तू सीए बन गया है, तू उसका खुद के काम की तू ऑडिट कर रहा है। तू अगर गलत अकाउंटिंग कर भी दिया तो अपने आप को ऑडिट रिपोर्ट में लगेगा जो आपका अकाउंटेंट था वो गलत था, तो ऐसा लिखेगा नहीं ना। इसी को कहते हैं बेटा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में अगर व्हेन, जब आप रिव्यू कर रहे हो कोई भी जजमेंट या कोई भी कंक्लूजन जो आपने पिछले ऑडिट ईयर में, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपने खुद ने जजमेंट्स लिए थे, खुद ने कंक्लूजन लिए थे, अब होशियारी करके ऑडिटर बन गए हो और अब आप उन जजमेंट्स उन कंक्लूजन की खुद ही ऑडिट कर रहे हो, बेटा बहुत गलत हो जाएगा। ऑडिट या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, when member of the audit team was previously, आप डायरेक्टर थे या सीनियर एम्प्लॉय थे, ये एग्जाम्पल है, वैसे नीचे भी दिए हुए हैं कि ऑडिटर रिसेंटली डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर था, या ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है सर्विसेज, पिछले साल उसने वो सर्विसेज परफॉर्म की जैसे अकाउंटिंग की, दैट आर देमसेल्व्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। पिछले साल के अकाउंट्स की मैं इस साल ऑडिट करूंगा, आप ही ने वो सर्विसेज दी थी और आप ही उन्हीं की ऑडिट कर रहे हो, ये आप सेल्फ रिव्यू कर रहे हो, खुद के काम की खुद ऑडिट कर रहे हो, जो काम आपने किया उसकी ऑडिट आप खुद कर रहे हो, बेटा इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। तीसरा, एडवोकेसी थ्रेट। यहां पे ऑडिटर ज्यादा वकालत कर रहा है, वकालत कर रहा है मतलब क्लाइंट के जितने काम हैं
कि सर ऑडिट के अलावा मैं वो सारे काम, आपको अपने शेयर बेचने, मैं बेचता हूं, आपका किसी से लड़ाई हो गई है, सेटलमेंट करवाना है, डिस्प्यूट्स को हटाना है, मैं कराता हूं, आपका तलाक कराना है, केसेस लड़ने हैं आपके लिए, मैं कराता। भाई तू ऑडिटर रहे ना, तू वकील क्यों बन रहा है? और ये इसी को एडवोकेसी थ्रेट बोलते हैं। या तो ऑडिटर एक्चुअली प्रमोट कर रहा है क्लाइंट को कि अरे मेरे क्लाइंट के शेयर खरीद लो, मेरे क्लाइंट के, या जनता को, इंटेंडेड यूजर को ऐसा परसीव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर प्रमोट कर रहा है एक क्लाइंट की ओपिनियन को, टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव कि ये ऑडिटर अब ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, ये बायस्ड है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल फिर से दे दिए आ सकते हैं, ठीक है। डील, ऑडिटर खुद डील कर रहा है शेयर्स में, ऑडिटर बिकम क्लाइंट का एडवोकेट इन लिटिगेशन, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवा रहा है। तो ये सारी चीजें एडवोकेसी थ्रेट है। फैमिलियरिटी थ्रेट, ये तो बहुत इजी है कि ऑडिटर और क्लाइंट एकदम है ना, फैमिलियरिटी थ्रेट। ये क्या है, दो लड़कों में प्यार, अरे यार एक तो लड़की बना देते, लेकिन चलो आज की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। दोस्ताना चल रहा है, ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू क्लाइंट्स इंटरेस्ट। जैसे इसके एग्जाम्पल भी बेटा 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चारों मैं ले आया हूं, लेकिन चारों को जैसे सेल्फ इंटरेस्ट के अच्छे से याद किए थे ना 6, वैसे ये याद करने हैं कि क्लोज रिलेटिव सीनियर पोजीशन में है, हमारा पिछला पार्टनर, हमारे साथ जो पार्टनर था वो अब जाके यहां पे डायरेक्टर बन गया है, लॉन्ग एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ, सालों से हम ही ऑडिट कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो गई है, या एक दूसरे से क्लाइंट के डायरेक्टर या एम्प्लॉइज जो है आपको गिफ्ट दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी के साथ, रिसोर्ट में रहो हम बुक कराते हैं, एयर ट्रेवल हम बुक कराते हैं, घूमो फिरो हम बुक कराते हैं, ऐसी हॉस्पिटैलिटी। ये 4 एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से कर लेना। वैसे ये जो लॉन्ग एसोसिएशन वाला नाटक है, कंपनीज एक्ट ने रोटेशन में इसको बड़ी कंपनियों के लिए तो रोका है, लेकिन हम सिर्फ कंपनी, और वो भी सिर्फ बड़ी कंपनियों की ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो किसी की भी कर रहे हैं। आखिरी है बेटा हमारा इंटिमिडेशन थ्रेट, जहां ऑडिटर को डराया धमकाया जा रहा है, उसको ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करने दिया जा रहा। ऑडिटर इज डेटर करना यानी दूर करना, फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जैसे इसके एग्जांपल, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर, तू मेरे से, क्लाइंट बोल रहा है मेरे से ऑडिटर अग्री नहीं कर रहा, तेरे को बदल दूंगा। प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क, कि सुन मैं तेरी ऑडिट फीस कम कर रहा हूं, तू काम भी कम कर। ये इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है कि फीस कम कर रहा है। थ्रेटेंड विथ लिटिग, इतने केस ठोकूंगा भाई तेरे ऊपर, ऑडिटर की जिंदगी निकल जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए। थ्रेटेंड विथ लिटिगेशन, ये एग्जाम्पल एक बार बोल लो, इस पे भी सवाल आ जाते हैं, इसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। तो सर इन थ्रेट से हम बचे कैसे? थ्रेट्स तो बहुत सारे हैं सर, कौन बचाएगा सर? कोई तो सेफगार्ड होगा, ठीक है, कोई तो सेफगार्ड होगा जो हमको इन थ्रेट से बचाएगा। वैसे तो है, लेकिन उतना कुछ बचते नहीं हो, लेकिन ठीक है कि सेफगार्ड्स क्या है, ये एक्शंस हैं, चाहे आप अकेला एक्शन लो चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस लो, जो प्रोफेशनल एक्सेप्ट अकाउंटेंट को लेना है, ताकि रिड्यूस हो जाए थ्रेट टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। क्या क्या है सेफगार्ड? कि ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। आप इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आईओपीएस रखो। आप कोई भी काम लेने से पहले कॉन्शियसली कंसिडर करो कि क्या इस काम में थ्रेट्स इन्वॉल्व है, कॉन्शियसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व थ्रेट। या तो ऐसे काम से दूर हो जाओ, या एलिमिनेट कर दो थ्रेट को, या पुट इन प्लेस सेफगार्ड टू रिड्यूस द थ्रेट। एलिमिनेट कैसे कर दे सर? अब देखना, जैसे एक एग्जांपल था, तेरा एक कोई अकाउंट सीए का कजन था, सी ऑडिटर बन गया, उसके कजन के पास इसी कंपनी के शेयर थे, कजन दूर का था, तो हमें लॉ के हिसाब से दिक्कत नहीं हुई, रिलेटिव वाली नाटक। लेकिन वो कजन की डेथ हो गई, कजन ने सारे शेयर तुमको दे दिए, अब तुम ऑडिटर और तुम्हारे पास शेयर है, तुम्हें या तो एलिमिनेट करना है थ्रेट को, कैसे? शेयर बेच लो या ऑडिट छोड़ो, 60 डेज का टाइम मिलता है ना तुमको ये सब काम करने में। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट क्रेडिबल एडिक्वेट सेफगार्ड, मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, भाग जाओ, काम एक्सेप्ट करना ही नहीं है, भाग जाओ। ये चीजें हैं बेटा हमारी सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। नाउ ये तो हमको समझ में आ ही गया कि सेफगार्ड बचाएंगे आपको बेटा, तब आप कहीं जाके इंडिपेंडेंट रह पाओगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाओगे। और पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक आया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या हुआ बच्चा? ये एक एटीट्यूड है, ये एक एटीट्यूड है दैट इंक्लूड्स 3 थिंग्स: क्वेश्चनिंग माइंड,
बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर, एंड क्रिटिकली आपको असेस करना है। जो भी ऑडिट एविडेंस आपको मिले उनको बड़े ध्यान से क्रिटिकली असेस करो, वहां पे गड़बड़ियां हो सकती है, झूठे एविडेंसेस हो सकते हैं। तो आपके एटीट्यूड में 3 चीज, सवाल आने चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड, हमेशा चौकन्ना रहना है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं एरर तो नहीं हो रहा, और जो भी एविडेंस आपके हथियारों ने आपको दिए उनको ऐसा ही मत मान लो आपके हथियारों ने दिया है तो सही ही होगा। बेटा उस वो झूठे एविडेंस हो सकते हैं, क्रिटिकली असेस करो उनको। बट 3 तरीके के सवाल यहां पे जनरली बन सकते हैं। एक तो डेफिनेशन बन सकती है, दूसरा एग्जाम्पल बन सकता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, 4 तरीके के एग्जाम्पल, और एक सवाल बन सकता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किस तरीके के रिस्क को रिड्यूस कर देगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए बेटा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के। ये दूसरा सवाल कि एक ऑडिट एविडेंस जो आपको मिला वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे ऑडिट एविडेंस को, तब आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट पे सवाल उठ गए हैं, या इन रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी पे सवाल उठ गए हैं, कंडीशन जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल है फ्रॉड का, या आपको जो आपने पहले एसेज लगाए थे, ठीक है, जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे एज पर ऐसे, आपको लगता है नहीं 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 इनसे काम नहीं बनेगा, आपको और ऑडिट प्रोसीजर्स की हथियारों की जरूरत पड़ रही है, एसेज के बाहर जाके भी हथियारों की जरूरत पड़ रही है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया कि आप स्केप्टिक हो जाओगे, कुछ गड़बड़ है क्या, कि क्यों मुझे और हथियारों की जरूरत पड़ रही है। नाउ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट नेसेसरी है। अब ये तीसरा सवाल कि अगर आप स्केप्टिक रहोगे सर क्या फायदा होगा, सर रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। कौन कौन से रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिक रहे तो कौन कौन से रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे। सर कोई भी अनयूजुअल सा सर्कमस्टेंस हुआ है, अगर आप स्केप्टिक रहोगे उसको पक्का चेक करोगे, आप उसको ओवरलुक नहीं कर दोगे, नजरअंदाज नहीं कर दोगे, इस बात का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा बेटा। आप जो भी कंक्लूजन्स आपको मिले, ठीक है, जो भी कंक्लूजन्स आपको मिले, मैंने एक सेल्स का बिल चेक किया, मैं ठीक निकला, मैंने बोला सारे सही होंगे, अरे भाई हम जनरलाइज करते हैं, हम सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हैं, लेकिन ओवर जनरलाइज एक बिल चेक करके बोल दिया सब कुछ सही है, ये तो ओवर जनरलाइजिंग कंक्लूजन्स हो गए, या आपने गलत अजम्पशंस ले लिए, ठीक है, आपने गलत अजम्पशन ले लिए। ये हमारे 3 रिस्क्स, एक तो ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग कंक्लूजन, या तीसरा कि आपने गलत अजम्पशन ले लिए, इन 3 चीज के रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप प्रोफेशनली स्केप्टिक होंगे। क्या सर हमारा मैनेजमेंट जो पहले से बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है, आज तक मैं 20 साल से ऑडिट कर रहा हूं सर, इनकी ये बहुत अच्छे हैं, तो सर ठीक है आप उनको कंसिडर करो, लेकिन इसकी वजह से आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं छोड़ दोगे, स्केप्टिक तो रहोगे। पास्ट ऑनेस्टी मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस, इंटेग्रिटी आप कंसिडर करोगे, लेकिन आपको स्केप्टिक अभी भी रहना पड़ेगा। ऑडिटर में एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन unless auditor has reason to believe the contrary. Auditor is required to consider the reliability of information. जी हाँ, we cannot be expected to disregard past experience of honesty and integrity of the management. But honest and have integrity, it does not relieve the auditor to maintain professional skepticism. Skeptic तो भाई आपको रहना पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास नहीं है। विद दिस बेटा जो पार्ट 1 था हमारा, वो पार्ट 1 यहां पे खत्म होता है। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा पार्ट चालू हो रहा है, जो अगर समझ आ गया तो बहुत इजी, नहीं समझ में आया थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, ठीक है। इस सेकंड वाले पार्ट में, इस सेकंड पार्ट किसके बारे में है, ये आइडियली ऐसे 210 के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ऐसे 200 चैप्टर 1 में किया हुआ है, ऐसे 210 अब आ रहा है, इस चैप्टर में ऐसे 210 भी आएगा, 220 भी आएगा। पार्ट 3 में हम ऐसे 220 के बारे में भी खूब बातें करने वाले हैं। तो एवरीवन ऐसे 210 अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो आइए ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में, ऑडिट एंगेजमेंट में क्या होता है, एंगेज किया जाता है ऑडिटर को। कौन एंगेज करता है, बाय अ क्लाइंट, ये क्लाइंट मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी वो लोग हो सकते हैं। तो ऑडिटर को एंगेज किया जाता है क्लाइंट फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके एंगेजमेंट का जो लेटर बनेगा उसमें बेटा आप लोग को पता है ये वाली बात, 5 चीजें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट होना ही चाहिए एंगेजमेंट लेटर में, ठीक है। ये क्या हो गया, कंटेंट्स ऑफ
एंगेजमेंट लेटर या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बोल सकते हो। एक तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑडिट का स्कोप रहेगा इसके अंदर। दूसरा, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगा। तीसरा, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगा। अगर जिस एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हो उस पे कोई एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है तो एप्लीकेबल एफआरएफ रहेगा। और फाइनली हमारा ऑडिट के बाद मैनेजमेंट हमसे किस तरीके का ऑडिट रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकती है, क्या फॉर्मेट होगा, क्या कंटेंट होंगे, किन वर्ड्स को यूज करोगे। एक्सपेक्टेड फॉर्म विच इज फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी आप लिख दोगे। लेकिन जब आप ये लिखोगे ना, इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी डाल दोगे कि भैया ठीक है ये एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअल रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, ताकि बाद में अगर अनमॉडिफाइड का मॉडिफाइड हो गया तो वो फालतू चिल्लम चिल्ली नहीं हो कि आपने तो लिखा था कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन आ सकती है। तो बेटा स्टेटमेंट भी डाल दो कि एक्चुअल वाली डिफर कर सकती है। फिर अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑब्जेक्टिव, ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का कि भाई साहब सुनो, आप तब तक एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते तब तक दो चीजें नहीं हो, एक तो प्री कंडीशन मौजूद होनी चाहिए और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। एक्सेप्ट तो आप नई को करोगे, न्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट आप न्यू एंगेजमेंट को करोगे, कंटिन्यू आप कोई पुराना ही आपका क्लाइंट है उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। ओल्ड ऑडिट ओनली व्हेन द बेसिस इज अग्रीड। अब बेसिस क्या है, दो बेसिस है, एक तो स्टैब्लिशिंग वेदर प्री कंडीशंस जो है, जो अभी हम पढ़ने वाले दो प्री कंडीशन होती है, प्री कंडीशन मौजूद है क्या, और दूसरा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना ऑडिटर और मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के बीच में, ठीक है, कि भाई मैनेजमेंट और को क्या क्या काम करना है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला हमारा बेटा आया प्री कंडीशन। ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या है, दो प्री कंडीशंस हैं हमारी। एक तो यूज बाय द मैनेजमेंट, यूज बाय द मैनेजमेंट, क्या यूज करेगा मैनेजमेंट, ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पहली प्री कंडीशन है, दोनों होनी चाहिए बेटा, कोई से एक से काम नहीं चलेगा। और मैनेजमेंट अग्रीमेंट टू टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, ये अग्रीमेंट होना ही चाहिए। और उस अग्रीमेंट में बेटा हमारे 5 तरीके की वो चीजें जो अभी अभी हमने पढ़ी थी ना, कहां गई, ये 5 तरीके की चीजें हमारे अग्रीमेंट में होनी चाहिए। तो बेटा दो हमारी प्री कंडीशन होनी चाहिए और 5 अग्रीमेंट में ये चीजें मिनिमम होनी चाहिए, वैसे तो असली में इससे ज्यादा होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज प्री कंडीशन रेस्ट स्ट्रिक्टली विद द मैनेजमेंट। एमसीक्यू बन सकता है कि प्री कंडीशन कौन इंश्योर करेगा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन ऑडिटर भी डिटरमाइन करेगा, चेक करेगा, जब तक ऑडिटर चेक नहीं कर ले प्री कंडीशन मौजूद है तब तक वो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट, कि भाई लिख के दे दो मैनेजमेंट कि तुम एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड कर रहे हो अपनी जिम्मेदारियों को। और मैनेजमेंट की बेटा क्या क्या जिम्मेदारियां होती है कि मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क, ठीक है, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाएगा जो भी उनको नेसेसरी लगता है, मैनेजमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा, ठीक है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स का, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा अगर ऑडिटर मांग रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन जिनसे हमें ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, इन सभी का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हैं। मैनेजमेंट को इन जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज भी करना है, मैनेजमेंट को इन जिम्मेदारियों को अंडरस्टैंड भी करना है, लिख के देना है बेटा ये सारी चीजें, ठीक है, वर्बल नहीं चलेगा। क्या होगा सर अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं है, और सिंपल सी बात है सर, नहीं है मत करो एक्सेप्ट ऑडिट को। तो प्री कंडीशन मिसिंग है, एक्शन पहले तो हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कि यार देखो यार मैनेजमेंट प्री कंडीशन नहीं है ना, प्लीज ये डलवा दो। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है या मैनेजमेंट अग्रीमेंट नहीं है, मतलब प्री कंडीशन नहीं है, तो डू नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस लॉ रेगुलेशन हमारे सर पे खड़ा है कि ऐसे कैसे, आपको तो करनी ही पड़ेगी, आपको तो करनी ही पड़ेगी ऑडिट एक्सेप्ट। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन क्या पता भविष्य में हो जाए। नेक्स्ट, अब आया बेटा इजी सा एक टॉपिक जो हमने कहीं और भी देखा हुआ है कि क्या होगा अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट हमारे स्कोप को बहुत लिमिट कर दे, हमारे दायरे को ऑडिट के चीजों को बहुत लिमिट कर दे। तो अगर ये लिमिटेशन
प्रायर प्रायर टू ऑडिट है, मतलब अभी तक ऑडिट एक्सेप्ट नहीं की है, उससे पहले ही आप पे लिमिटेशन लगा दी गई है। मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी इंपोजेस लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क इन द प्रपोज टर्म, ठीक है, और इतनी लिमिटेशन लगा दी कि ऑडिटर बिलीव्स की लिमिटेशन की वजह से हम डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन ही करेंगे, तो डू नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। ये पहले ही है सर, तब तो सर हम इग्नोर कर देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन क्या होगा सर, व्हाट इफ पहले तो मैनेजमेंट ने एकदम कुची पुची बात कर ली हमसे, बहुत प्यार भरी बात कर, अरे सर आपका स्कोप, आपको जैसा डिसाइड करना है वे करो वो करो, सब आपके ऊपर है सर। लेकिन जब हमने ऑडिट का एंगेजमेंट साइन कर लिया, उसके बाद मैनेजमेंट ने अपना असली रूप दिखाना चालू किया कि नहीं साहब ये नहीं कर सकते, वो नहीं दिखने देंगे, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको हम कैसे दिखा दें, बहुत ही नाटक करने लग गए। तो बेटा क्या बाद में मैनेजमेंट कह रहा है नहीं 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 यार, अब हम आपको आपके स्कोप को कम करना पड़ेगा। तो अग्रीमेंट जो है ये तो हम लोगों ने कर ही लिया था कि, और अग्रीमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। ये राइटिंग में होना चाहिए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में वो 5 चीजें होनी ही चाहिए, तुम्हें पता ही है 5 चीजें, ठीक है। अगर लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है सफिशिएंट डिटेल में तो अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, बस ये चेक कर लो कि लॉ रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है क्या। अब क्या हुआ बेटा, अगर आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद मैनेजमेंट ने अपना असली रूप आपको दिखाना चालू किया कि भाई साहब हम तो आपको इस तरीके से ऑडिट नहीं करने देंगे, आप ऑडिट मत, आपका स्कोप कम करो, आपको अश्योरेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है थोड़ा सा कम करो, या आप ऑडिट ही छोड़ दो साहब, फालतू क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, ऑडिट छोड़ दो, आप रिव्यू कर लो, रिलेटेड सर्विस कर लो, फीस पूरी रख लो लेकिन रिव्यू कर लो, रिलेटेड सर्विस कर लो। तो एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो यार देखो ऑडिटर शैल नॉट अग्री टू चेंज, ऐसा मैनेजमेंट ने अगर रिक्वेस्ट किया है तो ऑडिटर शैल नॉट अग्री टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जहां पे अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, देखो मैनेजमेंट ने जो आपसे रिक्वेस्ट की है उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन ढूंढो, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन मिल जाता है तब तो शायद आप मैनेजमेंट की बात मान लो, नहीं मिलता तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो रिक्वेस्ट आई है एंटिटी से टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट। तो जस्टिफिकेशन में क्या क्या मानेंगे सर, चेंज हो गई है सर्कमस्टेंसेस मैनेजमेंट की अफेक्टिंग द नीड फॉर द ऑडिट। हम पहले कंपनी थे, ऑडिट करवानी थी सर, अब हम एलएलपी बन गए, हमारे अभी ऑडिट कंपलसरी नहीं है। यह एक्चुअली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपको भी साफ साफ दिख रहा है मैनेजमेंट को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जब आपको देख रहे थे और अकाउंटेंट साहब कैसे बन रहे हैं अकाउंट्स, ऐसा बोलता था, आपको सच्ची लगा हो कि मैनेजमेंट ने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट समझाया, यानी अकाउंटेंट है यानी हम अकाउंट्स बनाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज। अगर आपको लग रहा है तो बेटा ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट। लेकिन अगर चेंज रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन जो इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो बेटा आप रीजनेबल उसको अनरीजनेबल बोल सकते हो। आप बिल्कुल भी मत मानो मैनेजमेंट की बात, जैसे ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग रिसीवेबल, मैनेजमेंट ने बोल दिया तो ट्रेड रिसीवेबल से बात नहीं कर सकता, कंफर्मेशन नहीं ले सकता। एंटिटी आस्क्ड टू डाउनग्रेड टू रिव्यू एंगेजमेंट जस्ट टू अवॉइड क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है, तू रिव्यू कर ले, तू ऑडिट छोड़ दे बेटा, ऐसा कर रहा अगर है तो बेटा आप कोई रीजनेबल नहीं मिलेगा। यहां पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि यार बोल रहा है कि सर आप ऑडिट मत करो ना, ऑडिट में तो आपको बहुत हाई लेवल की एश्योरेंस मिल रही है, आप रिव्यू या रिलेटेड सर्विस कर लो। तो व्हाट शुड ऑडिटर कंसिडर बिफोर अग्रीइंग टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू द एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो सबसे पहला असेस करेंगे लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। रीजनेबल जस्टिफिकेशन तो है ही है, ये भी हम चेक करेंगे। ये ध्यान देना कि अगर आप ऑडिट से नीचे उतर के रिव्यू और रिलेटेड सर्विस पे आ रहे हो तो अभी तक जिस तारीख को आपने चेंज एक्सेप्ट किया है उस तारीख तक जो आपने ऑडिट की है अप टू द डेट ऑफ चेंज वो रेलेवेंट रहना चाहिए, ठीक है। आगे का प्रोसीजर या रिपोर्ट दोगे वो रिवाइज एग्रीमेंट के हिसाब से हो सकता है। टू अवॉइड कंफ्यूजन ध्यान देना, जो आप फाइनल रिपोर्ट दोगे, न्यू रिपोर्ट जो आपकी आने वाली है उसमें आप ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट या कोई भी हथियार जो आप ऑडिट में लगाते अब नहीं लगा रहे हो उसका मेंशन नहीं करोगे। कब आप हथियारों का मेंशन कर सकते हो, जब जो ऑडिट में हथियार लगा रहे थे अभी भी आप वही हथियार लगा रहे हो तो मेंशन करना नॉर्मल है, अदरवाइज आप मेंशन नहीं करोगे। द ऑडिटर मैनेजमेंट अब क्योंकि नए एंगेजमेंट पे आ गए हैं ऑडिट से बदल के रिव्यू रिलेटेड पे, तो न्यू टर्म्स को रिटर्न अग्रीमेंट में अग्री करके रिकॉर्ड करना
पड़ेगा। क्या होगा सर? रिकोर्स अवेलेबल क्या होगा सर अगर ऑडिटर नए नए वाले जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, नया जो मैनेजमेंट आपको बोल रहा है कि रिव्यू कर लो, रिलेटेड सर्विस कर लो, ऑडिटर इसको अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और मैनेजमेंट कह रहा है मैं तेरे को पुराने ऑडिट के तरीके से तो काम करने दूंगा नहीं, क्या होगा? रिकोर्स अवेलेबल टू ऑडिटर इन सिचुएशन जब नॉन अग्रीमेंट है टू अ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड लैक ऑफ परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू कंटिन्यू ओरिजिनल। तो बेटा अगर अनेबल टू चेंज है, हम चेंज नहीं हो रहे और मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर रहा, ठीक है, एक तो विड्रॉ कर लो फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट, जहां पे भी लॉ रेगुलेशन आपको कह रहा है कि हाँ ठीक है सर आप विड्रॉ कर सकते हो, और ये भी पता लगाओ कि क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल इंप्लीकेशन आपकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेशन है कि उन लोगों को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी ओनर या रेगुलेटर को, कि क्या रिपोर्ट करना है कि देखो भाई साहब मेरे को ये काम पुराने तरीके से नहीं करने दे रहे। क्या आपकी कोई लीगल, जैसे 140 सबसेक्शन 2 में आपको अगर आप ऑडिट छोड़ते हो सरकारी कंपनी की तो सीएंडएजी आरओसी कंपनी को बताना पड़ता है ना, और नॉन गवर्नमेंट की अगर ऑडिट छोड़ते हो तो आपको आरओसी कंपनी को बताना पड़ता है ना। ऐसा कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है या नहीं, ये आपको चेक करना है। पार्ट 2 का आखिरी टॉपिक आया बेटा रिकरिंग ऑडिट। साल दर साल आप ही ऑडिट कर रहे हो, तो क्या सर हर साल हमें एक नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा? हर साल हम ही ऑडिट कर रहे हैं, हर साल का नया अग्रीमेंट। तो ये क्या कह रहा है? रिकरिंग ऑडिट इज विच इज परफॉर्म बाय एन ऑडिटर ओवर ईयर्स। मैं कई सारे सालों में आप ही ऑडिटर हो, तो ये बोल रहा है कि देखो ऑन रिकरिंग ऑडिट ऑडिटर असेस करेगा कि क्या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जो रिक्वायर करेंगी कि हमारे टर्म्स को बदल दिया जाए, या बदल नहीं रहे तो सिर्फ एंटिटी के लोगों को रिमाइंड कर दिया जाए। ऐसी सर्कमस्टेंसेस चेक करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं मिले तो ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ईच पीरियड का, ठीक है। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं मिले तो दिमाग में क्या आता है कि सर कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे रिवाइज करना पड़े या जिसकी वजह से मुझे रिमाइंड करना पड़े। तो सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एंटिटी के ऑब्जेक्टिव स्कोप का, कोई रिवाइज्ड या स्पेशल टर्म आ गया है हमारे ऑडिट में, रीसेंट चेंज सीनियर मैनेजमेंट में, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटी, चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, चेंज इन एफआरएफ, चेंज इन अदर। मैं तो ये चेंज वाले जो है ना उनको याद, कोई 5 याद कर लो बेटा। इन पांचों, ये 5 हैं जिनकी वजह से रिवाइज या रिमाइंड करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको रिवाइज रिमाइंड करने की बिल्कुल 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 भी जरूरत नहीं है। नाउ यहां पे बेटा अपना खत्म होता है पार्ट 2 और अब चालू होता है पार्ट 3। कोई बच्चा कोई हो ऐसा ऐसा टाइमलाइन डाल देना ना, पार्ट 1 टॉपिक्स यहां से यहां तक, पार्ट 2 यहां से यहां तक, ऐसे करके डाल देना, काफी हेल्प हो जाएगी आपको एग्जाम टाइम पे भी रिकॉल करने के लिए। तो आ जाओ बेटा, एग्जाम में याद दिला रहा हूं लास्ट के 1.5 दिन में ये जितने वन शॉट्स में सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के ला रहा हूं ना, 1.5 दिन में 2x पे तुम बिल्कुल इनको कर लेना, तुम्हारी तैयारी बहुत ही गजब तरीके से होगी, ठीक है। तो आखिरी पार्ट आया ऑडिट क्वालिटी का। ऑडिट क्वालिटी, ठीक है, SQC1 एंड SA220, ये दोनों जो है ये मिलके ऑडिट की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ऑडिट की क्वालिटी अच्छी रहे। तो ऑडिट क्वालिटी, हाई ऑडिट क्वालिटी असेंशियल है, ऑप्शनल नहीं है, टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू मेंटेन हाई ऑडिट क्वालिटी। SQC1 भी इस चीज को हैंडल कर रहा है, SA220 भी इस चीज को हैंडल कर रहा है। SQC1 याद करो बेटा, ये इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट पे नहीं लगता, ये फर्म पे लगता है जो ऑडिट कर रही है, चाहे रिव्यू कर रही है, अश्योरेंस दे रही है, रिलेटेड सर्विस कर रही है, सब काम में SQC1 लगता है। तो डील्स विद ऑल द एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस, एंटायर फर्म पे लगता है, आपके फर्म पे SQC1 लगता है। और आप जो ऑडिट कर रहे हो आप पे लगेगा SA220, अप्लाइज टू ऑडिट एंगेजमेंट्स ओनली, अप्लाइज टू पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट, ये फर्म पे नहीं लगता। तो SQC1 क्वालिटी कंट्रोल, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म, ऑडिट भी कर रहा है, रिव्यू भी कर रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज कर रहा है। तो फर्म को बोला गया कि यार फर्म सुनना, तू डिजाइन कर
एक सिस्टम बना क्वालिटी कंट्रोल का जो तुझे रीजनेबल अश्योरेंस दे। किस बात का रीजनेबल अश्योरेंस दे? पहला कि फर्म और उसके पर्सनल जो भी काम करेंगे, जो भी वो काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। और दूसरा कि फर्म और फर्म के जो एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं वो जो भी रिपोर्ट इशू करेंगे, वो रिपोर्ट जो होगी वो एप्रोप्रिएट होगी। ठीक है, रिपोर्ट्स एप्रोप्रिएट होगी और जो भी काम करेंगे वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से करेंगे। तो एसक्यूसी वन ने फर्म को बोला कि यार तू ये दोनों काम हो जाए, इसके रिलेटेड एक सिस्टम बना, क्योंकि अगर ये सिस्टम बन गया क्वालिटी कंट्रोल का तो तुझे ये रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगा। तो फर्म ने बोला ठीक है, हम ऐसा सिस्टम बना लेते हैं। और एसक्यूसी वन ने बोला सुन, तेरे सिस्टम में 6 चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? 6 चीजें होनी चाहिए। अगर इन 6 चीजों के रिलेटेड तेरी पॉलिसीज और प्रोसीजर फर्म बहुत अच्छी बन गई ना, तो तेरे लोग या तू जो भी काम कर रहा है ना, वो काम की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 6 एलिमेंट्स क्या क्या है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के? पहला, आपके जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। फर्म का नेता कैसा हो, जितना बेहतर हो उतना अच्छा होगा बेटा। लिख मत देना फर्म का नेता कैसा हो, अंकित सर जैसा हो। नहीं नहीं नहीं, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट, जो अभी अभी हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स किए थे ना, 5, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, वो उनसे फॉलो करो, इंडिपेंडेंट रहो। कोई भी थ्रेट आ जाता है उसको रिड्यूस करो, सेफ गार्ड लगाओ, नहीं तो विड्रॉ कर लो। ये चीजें एथिकल रिक्वायरमेंट। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। जब भी नया एंगेजमेंट आ रहा है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, पुराने को कैसे कंटिन्यू करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होगा, लोग आपके कैसे होने चाहिए, एंगेजमेंट जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है। और आखिरी, ये जो 5 चीजें बनाई है, इनके पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो आपने बनाए उनको भी बार बार मॉनिटर करते रहो कि वो एडिक्वेट है, रेलेवेंट है, असली लाइफ में कंप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं। तो आइए बेटा, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, P&P, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा फर्म के लोगों को, ताकि वो जो भी काम करें वो काम क्वालिटी से करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। पहला वाला एलिमेंट जो है लीडरशिप का, थोड़ा सा डिटेल अपन सिर्फ यहीं से पढ़ लो, सुन लो, इतना बहुत ज्यादा है। नहीं तो मेरी बुक के अंदर लास्ट में मैंने SQC1 एंड SA220 के चार्ट आपको दे रखे हैं बेटा, वो वहां से कर लो, बहुत ज्यादा है। तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार तुम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओ, डिजाइन टू प्रमोट, एक इंटरनल कल्चर को प्रमोट करो। कल्चर की क्वालिटी इज असेंशियल, ऑप्शनल नहीं है, क्वालिटी इज असेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। फर्म के सीईओ, ध्यान देना यहां पे सीईओ है और मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है। वहां पे SA220 जब देखेंगे, क्योंकि SA220 बना ही SQC1 पे है, तो SA220 जब देखेंगे वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर वर्ड आएंगे। तो सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ सिस्टम है। पर्सन जिनको जिम्मेदारी है ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने की, उन लोगों के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि वो पॉलिसी प्रोसीजर बनाने की जिम्मेदारी को बढ़िया से निभा सके। दिस वॉज इट फॉर लीडरशिप, इससे ज्यादा ना तो है ना करना है। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमें ऑलरेडी आता है कि यार जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है प्रोफेशनल एथिक्स के, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, इसमें आप कम्युनिकेट करो सारे पर्सनल को कि भैया ये हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और कम्युनिकेट करने के बाद आप खुद लग जाओ आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करने में कि कोई थ्रेट, कोई सर्कमस्टेंसेस या कोई थ्रेट है क्या जो जो दिक्कत दे रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करने दे रहा। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट द थ्रेट, या रिड्यूस कर लो एक्सेप्टेबल लेवल पे बाय अप्लाइंग सेफगार्ड, और अगर ये नहीं कर सकते तो विड्रॉ कर लो। जैसे ही ऐसे एक मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा कि अगर कोई थ्रेट आ गया प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर दें, कहीं भी टूट गई इंडिपेंडेंस प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर दें। फर्म के लोगों को बोलो साल में एक बार शपथ लेनी पड़ेगी, रिटर्न में देना पड़ेगा कि तुमने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किए हैं। एटलीस्ट एनुअली ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। ये कम से कम साल में एक बार तो लेना पड़ेगा। फिर एक्सेप्टेंस कंटिन्यूंस वाला एक मस्त वाला टॉपिक है, काफी समय बीत गया बेटा, इसमें से एक सवाल आता है, वो नहीं आया। तो जब भी आप कोई नई एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो या पुरानी एंगेजमेंट को आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो
कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या लेनी है बेटा आपको? वाइटल इंफॉर्मेशन। ये वाइटल इंफॉर्मेशन तीन तरीके की है। इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के बारे में आपको जानकारी लेनी है, खुद के कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्स, ठीक है। टाइम एंड रिसोर्स के बारे में आपको देखना है कि आप इस ऑडिट को ले भी सकते हो या नहीं। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट आप चेक करो कि फर्म के मेंबर्स एथिकली कंप्लाई कर पाएंगे या नहीं। अब अब ये जो इंटेग्रिटी वाला है ना बेटा, इस इंटेग्रिटी के कुछ मैटर है, मैटर्स, ये मैटर्स, ये पहला वाला जो है मैटर्स रिगार्डिंग इंटेग्रिटी, ये मैटर्स बेटा यहां पे मैंने दे दिए। जो मैंने आपको बोला काफी लंबा समय बीत गया है कि इस पे सवाल नहीं आया, बहुत समय बीत गया, आने की संभावना बहुत ज्यादा अच्छी है। ध्यान से पढ़ना, याद कर लेना, कोई 5 याद कर लेना। नेचर, आप जब इंटेग्रिटी समझ रहे हो क्लाइंट के बिजनेस एंड ऑपरेशंस का नेचर समझो। क्या क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड है इन मेंटेनिंग फर्म की फी एज लो एज पॉसिबल? कोई इंडिकेशन है आपको मनी लॉन्ड्रिंग का, क्रिमिनल एक्टिविटी का? आप बिजनेस की आइडेंटिटी, रेप्यूटेशन, बिजनेस के प्रिंसिपल ओनर के, टीसीडब्ल्यूजी, केएमपी रिलेटेड पार्टी का आइडेंटिटी, और देखो क्या एटीट्यूड है क्या इस तरीके का मैनेजमेंट का कि वो मैंने मतलब रिलेटेड पार्टी छोड़ के प्रिंसिपल ओनर, टीसीडब्ल्यूजी, केएमपी का, कि वो अग्रेसिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं अकाउंटिंग से स्टैंडर्ड्स और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा दिया। क्या रीजन रहा कि ऑडिटर तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, पिछले वाले का नॉन रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, उसको वापस से अपॉइंट नहीं किया जा रहा, इसके पीछे क्या कारण रहा? ये मैटर्स रिगार्डिंग इंटेग्रिटी है बेटा। 6 दिए हुए, कोई 5 आपको याद करने हैं, 7 दिए हुए इनफैक्ट, कोई 5 आपको याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि कर लो यार, इसको इसको तो छोड़ना मत। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह इजी है बेटा। ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर फर्म के अंदर है। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा? सर्विस सेक्टर के अंदर आप लोग के लोग जितने केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, वो कमिटमेंट कितना रख पाएंगे एथिकल रिक्वायरमेंट से, जितने अच्छे से वो काम करेंगे उतने अच्छी आपकी क्वालिटी होगी। तो सफिशिएंट लोग होने चाहिए आपके पास, सफिशिएंट लोग होने चाहिए आपके पास जिनमें कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, और वो कमिट रह सके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट से, ठीक है। आपको उनका रिक्रूटमेंट कैसे करना है, उनको कितना पैसा दे रहे हो, उनका ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट कैसे करना है, परफॉर्मेंस की ये काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब चेक करना है। इनेबल द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर्स टू इशू रिपोर्ट दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। आप इस तरीके से काम करो। नेक्स्ट है बेटा इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। पांचवा जो हमारा एलिमेंट है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का, वो है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। कि भाई साहब आपको कंसिस्टेंसी चाहिए एज एन आपको एंगेजमेंट पार्टनर, आपको क्या चाहिए कि ऐसा नहीं है मेरी कभी ऑडिट बहुत अच्छी हो रही है, कभी बहुत खराब हो रही है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए क्वालिटी में, और ये कंसिस्टेंसी कैसे होगी? जब आप टीम को ब्रीफ करोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, उन टीम के ऊपर सुपरविजन कैसे होगा उनका, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनके काम का परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाएगा, काम के एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या बनाने हैं, ये सब चीजें आपने अगर उन्हें बताई तो कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। उनको ये भी बताओ कि अगर कोई डिफिकल्ट मैटर आ गया, डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर आ गया, तो फर्म के अंदर या फर्म के बाहर आप कंसल्टेशन ले सकते हो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही। आप एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करोगे, EQCR को अपॉइंट करोगे। लिस्टेड के लिए तो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटी के लिए, और ऐसा एक बंदा आप हायर करोगे, ठीक है। ये बंदा हायर करने वाली बात मैंने आपको शायद पढ़ाते टाइम भी बताई थी कि बेटा एक तो सबसे ऊपर होता है फर्म में, ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर। इस एंगेजमेंट पार्टनर के नीचे आता है बेटा एक, ठीक है, रीसेंट चार्टर्ड होते हैं या सीनियर एम्प्लॉय होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। इसका काम है क्वालिटी को कंट्रोल। इस बंदे के नीचे बहुत सारे सारे अपने आ रहे आर्टिकल्स वगैरह जो है, ठीक है, वो सारे इसके अंडर आते हैं, ठीक है।
जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह है, आज ये आर्टिकल्स वगैरह असली में काम करते हैं। इनके ऊपर सुपरविजन, इनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है, इनकी सुपरविजन ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ये EQCR की होती है। काम करने के बाद ये सारी रिपोर्ट्स इसको देते हैं, ये चेक करता है इन्होंने काम सही से किया, गलत किया तो वापस से करवाता है, फिर ये साइन करता है। साइन करने के बाद ये इंगेजमेंट पार्टनर को वो रिपोर्ट दे देता है और फिर चेक करता है। कई बार क्या होता है बेटा, इंगेजमेंट पार्टनर और इसके बीच में मतभेद हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो फर्म को इसके लिए भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे रिजॉल्व करे, क्योंकि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता ऑडिट रिपोर्ट नहीं बन सकती। ठीक है, EQCR मैंडेटरी रिपोर्ट इशूड ओनली आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स है, SQC1 क्या बोलता है कि फाइनल एंगेजमेंट फाइल, ठीक है, ऑडिट खत्म होने के 60 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, नॉट मोर देन 60 डेज जानी चाहिए। और इस फाइल को आप मिनिमम 7 साल रखोगे, उससे नो शॉर्टर देन 7 ईयर, कम से कम 7 साल संभाल के रखना आपको पड़ेगा। आखिरी हमारा आया बेटा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आप जो अभी 5 पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए हो, उनको मॉनिटर करते हो कि वो पॉलिसी प्रोसीजर रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, ठीक है, असली लाइफ में काम कर रहे हैं क्या। तो मेन ऑब्जेक्टिव की इंश्योर की जो अभी 5 पॉलिसी प्रोसीजर है रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस। आप ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन करते हो फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का कि ये सिस्टम सही चल रहा है क्या, और पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते हो ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड एंगेजमेंट की वो एंगेजमेंट में चीजें सही हुई थी या नहीं हुई थी। ये 2 काम आप यहां पे करते हो। इसके साथ बेटा आपका SQC1 खत्म होता है। अब जैसे ही SQC1 खत्म हुआ, SQC1 के आधार पर बनाया गया है SA220। SQC तो पूरी सारी चीजों पे लगता है, ऑल एंगेजमेंट्स पे, चाहे ऑडिट रिव्यूज कुछ भी हो, लेकिन SA220 जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सिर्फ ऑडिट पे लगता है। तो SQC1 के ऊपर ही SA220 बनाया गया, मतलब उसके अनुसार बनाया, चीजें सिमिलर लगेगी, छोटी मोटी डिफरेंसेस होंगी, उनको अपन लोग देख लेते हैं। तो SA220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है, इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एट द एंगेजमेंट लेवल, जो रीजनेबल अश्योरेंस दे कि ऑडिट, ऑडिट वर्ड यूज होगा अब, कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑडिटर की जो भी रिपोर्ट, जिसको ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, वो एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट होगी। ठीक है, नोट एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो ये सारे काम करेगा। इसमें भी बेटा 6 एलिमेंट्स है, 6 के 6 एलिमेंट्स जो अभी हमने पढ़े वैसे के वैसे हैं। चौथा एलिमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स था, उसका नाम चेंज कर दिए, नाम ही चेंज किया, कंटेंट वैसा है, असाइनमेंट ऑफ टीम मेंबर्स या एंगेजमेंट टीम, ऐसा नाम कुछ रख दिया है। तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे, वहां पे CEO और मैनेजिंग पार्टनर की थी, यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट पार्टनर के मैसेजेस जो है उसमें उसको बोलना पड़ेगा अपनी टीम को कि क्वालिटी असेंशियल है। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि जो भी काम आप करोगे कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करने पड़ेंगे। आपकी टीम में एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न विदाउट फियर कि आप उनकी बैंड बजा दोगे इसलिए वो आपको चीजें बता ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एथिकल, वही वाली एथिकल है बेटा, वही थ्रेट्स वाला नाटक है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग अ थ्रेट, identifying a threat to independence regarding audit engagement or safeguard may not be able to eliminate या reduce। रिपोर्ट करो कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसमें थ्रेट है, एप्रोप्रिएट एक्शन लो जिसमें एलिमिनेट कर दो एक्टिविटी को, या इंटरेस्ट दैट क्रिएट्स द थ्रेट, या विड्रॉ कर लो। सेम चीजें जो हमने पढ़ी वही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस में, ठीक है, वो याद है बेटा, 3 वाइटल इंफॉर्मेशन लेते थे, 3 वाइटल इंफॉर्मेशन, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, capability, competence, time and resource and commitment to ये ethical requirements। ये 3 तो यहां पर भी है, इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, ठीक है, और कंप्लायंस, ये तीसरा तो यहां पे है। इसके साथ एक नया आ गया है, बस इस नए को याद कर लेना, 4 नंबर का सवाल आया हुआ है, बन सकता है, तब 3 तो वही पुराने वाले, ठीक है, ये वाइटल इंफॉर्मेशन, एक नया कि सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजन ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, ये एक नया है, इसको अलग से देख लेना। फिर मैंने बोला था ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम बदल के क्या कर दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज
का नाम बदल के क्या कर दिया, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। वही है, इंश्योर की जो भी एंगेजमेंट टीम है और ऑडिटर के एक्सपर्ट हैं who are not part of team collectively appropriate capability है, competence उनमें है to perform the engagement in accordance with professional standard, legal and regulatory requirement। जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है सिमिलर है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्शन देने की, सुपरविजन करने की और परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। इंश्योर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन है टू सपोर्ट कंक्लूजन एंड इशू रिपोर्ट। रिव्यू करो उन डॉक्यूमेंट्स को बिफोर इशू। अंडरटेक एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर पे जहां पे चीजें समझ नहीं आ रही। डिटरमाइन की एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट हो गया है ना, उससे मैटर डिस्कस करो। जब तक रिव्यू खत्म नहीं हो जाता आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डल सकती। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर चेक करो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे सल्टा जाएगा। आखिरी चीज क्या हो गई है, आखिरी चीज है बेटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंगेजमेंट पार्टनर कंसिडर करेगा रिजल्ट ऑफ फर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड कहीं कोई डेफिशिएंसी मिली है, क्या क्या इश्यू आइडेंटिफाई हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए बाय द वे। एथिकल रिक्वायरमेंट एंड उनको रिजॉल्व कैसे किया ये डॉक्यूमेंट होगा। बेटा डॉक्यूमेंटेशन पे अलग से सवाल बन सकता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या क्या इश्यूज आए एथिकल रिक्वायरमेंट पे और उनको रिजॉल्व कैसे किया गया। कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड रेलेवेंट डिस्कशंस को डॉक्यूमेंट करोगे। कंक्लूजन्स रीच्ड रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप जो पॉइंट 3 था उसको डॉक्यूमेंट। एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन जो हमने डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर पे लिया उनको डॉक्यूमेंट। इस पे पता नहीं, इस पे भी मेरा मन कर रहा है कि इस पे सवाल आएगा कि क्या क्या ऐसे 220 के हिसाब से आप क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करोगे। ये मेरा मन कर रहा है कि मतलब मैं होता ना पेपर सेटर तो मैं पक्का पक्का देता। सो विद दिस अराउंड 1 घंटे 11 मिनट में हमने चैप्टर 11 जो कि बेटा जो कि वापस से याद दिला रहा हूं आपको, चैप्टर 11 8 से 10 मार्क्स बेटा सिर्फ ये करके, जी हां अगर अच्छे से याद कर लिया ना पूरे के पूरे नंबर लेके आ जाओगे। तो प्लीज इसको अच्छे से कर लो। थैंक यू सो मच, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन शॉट, ताकि अपनी ऑडिट पूरी गजब तरीके से जल्दी से अपन रिवाइज कर ले और वो चीजें जो हमें याद नहीं आ रही है उस पर हम वापस से एफर्ट लगा सके। चलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।